नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। चंपावत के लिए थम गया प्रचार, अब बस मतदान का इंतजार। उपचुनाव में नेताओं ने खूब पसीना बहाया। सीएम धामी को घेरने के लिए कांग्रेस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया। कांग्रेस ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को हराने के लिए महिला प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी को मैदान में उतारा। क्या वो सीएम धामी को मत दे पाएंगी या धामी की आंधी में विपक्ष धराशायी हो जाएगा? क्या होगा परिणाम? इसके लिए तो 3 जून का इंतजार करना होगा और उससे पहले चंपावत की जनता को मतदान करना होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव बस औपचारिकता है, सीएम धामी की जीत तय है। तो धामी का धमाल तय? इस पर चर्चा शुरू करने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है। ऐसे में चुनावी शोरगुल थमने के बाद अब सियासी दलों के प्रत्याशी डोर टू डोर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार में विपक्ष से 2 कदम आगे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 7 बजे से ही देर रात तक जनता से जुड़ रहे हैं और उन्हें अपनी बात बता रहे हैं और चंपावत के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना हो रहा है, सबसे आह्वान किया जा रहा है, सबको अपील की जा रही है कि कल सभी लोग मतदान करें और कल मतदान का दिन कल के मतदान उत्सव दिवस के रूप में चंपावत के लोग मनाएं और घरों से निकलकर एक ऐतिहासिक मतदान करें और एक नया इतिहास बनाएं। नहीं, चंपावत के लोग इस बार इतिहास बनाएंगे। भाजपा की तरफ से संगठन के पदाधिकारियों की ड्यूटी लगने के साथ साथ पार्टी के विभिन्न मोर्चा के पदाधिकारी भी चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं, जिसमें पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। यहाँ पर एक इतिहास आज बनने ही वाला है। कल जब वोटिंग होगी तो आप देखेंगे कि हर बूथ से जब कमल निकलेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ और किसी पार्टी के लिए कोई स्थान आपको मिलेगा नहीं। देखिए, बीजेपी कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती है। बीजेपी हमेशा जब काम करती है तो पूरे 5 साल काम करती है, जब सरकार में आती है चुनाव से 6 महीने पहले नहीं करती। ऐसे ही जब चुनाव डिक्लेयर हुआ उसके बाद से भी अपनी पूरी प्रक्रिया से काम कर रही है। चंपावत का किलेबंदी घेराबंदी की गई थी। यहाँ से कोई मंत्री विधायक कार्यकर्ता बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता था मुख्यमंत्री के पक्ष में प्रचार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रत्याशी है उसके खिलाफ जो बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करी, बलि का बकरा कहा, कमजोर प्रत्याशी कहा, उनके कार्यालय जहां जहां खुले उनको बंद करवाया गया, उनके बैनर पोस्टर होर्डिंग फाड़े गए, तो तमाम सभाओं में विघ्न डालने की कोशिश की गई। अगर इस तरह से पुष्कर सिंह धामी जीत सुनिश्चित अपना करना चाहते हैं तो वो हार के ही समान होगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सब चंपावत की विवेकशील जनता निर्मला गैतोड़ी जी के पक्ष में वोट देगी, क्योंकि स्थानीय भी हैं, महिला भी हैं, कर्मठ और जुझारू मेहनती हैं। चंपावत विधानसभा में 96,213 कुल मतदाता हैं और इस बार उम्मीद यही की जा रही है कि चंपावत विधानसभा के मतदाता ज्यादा से ज्यादा अपने मत का प्रयोग करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी देंगे। चंपावत उपचुनाव में मुकाबला वैसे तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन मुख्यमंत्री के इस सीट से चुनाव लड़ने के बाद भाजपा बड़ी जीत का दावा कर रही है। अब देखना यह होगा कि चंपावत की जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और किसके सिर ताज सजता है। इंडिया वॉइस के लिए चंपावत से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो चंपावत का अगर बात की जाए, चुनाव काफी अहम हो गया है और बार बार बीजेपी कह रही है इतिहास रचने जा रहा है। मतदान अब चंपावत की जनता को करना है। 96,000 से ज्यादा वोटर्स हैं और क्या वो इतिहास बन पाएगा जिसका जिक्र बीजेपी बार बार कर रही है? क्या सबसे बड़ा रिकॉर्ड धामी के नाम हो पाएगा? और चंपावत की जनता को यह तय करना है कि उसे सीएम चुनना है या विधायक, क्योंकि ये सीएम का चुनाव है और अगर किसी क्षेत्र से सीएम चुने जाते हैं तो विकास होता है, ये जनता भी जानती है। इसलिए बीजेपी ये कह रही है धामी का धमाल तय है। लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि ये
जीत का अंतर कितना बड़ा है। बहरहाल दावे नेताओं के अलग अलग हैं, वो आपने सुन लिए हैं और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मथुरा दत्त जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है जोशी साहब आपका। देवेंद्र भसीन साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष। भसीन साहब आपका भी स्वागत है। और हमारे रिपोर्टर अभय कैंत्रा पल पल हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं चंपावत में आखिर किस तरीके का माहौल है। अभय, आप भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, तो आपसे शुरुआत, क्या माहौल है? क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि धामी का धमाल तय है, एक ऐतिहासिक जीत होगी रिकॉर्ड मतों से। क्या है वहां का माहौल? बिल्कुल, अगर पूरे चंपावत विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो पूरे चंपावत विधानसभा में इस समय जनता बड़ी उत्साहित नजर आ रही है। वोट किसको देगी वो तो कल ये कह सकते हैं कि जब वो मतदान की वोट डालने की लाइनों में लगेंगे और मतपेटियों में अपना मतदान वहां पर ईवीएम के जरिए अपना मतदान वहां पर स्वीप करेंगे तो 3 जून को पता चल पाएगा कि किसको उन्होंने मतदान दिया है। लेकिन अभी तक उत्साहित जनता सिर्फ इस बात की और इशारा कर रही है कि वो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहती है जो विकास के लिए समर्पित हो और जो चंपावत का गौरव वापस लौटा सकता है, क्योंकि चंपावत वीरों की भूमि कहा जाता है और चंपावत का अपना एक इतिहास यहाँ पर रहा है। ऐसे में उस गौरवशाली इतिहास को वापस बनाने के लिए, उसकी जो परंपरा उसको बनाए रखने के लिए जनता ऐसे जनप्रतिनिधि को यहाँ पर चुनना चाहती है और उनके लिए सबसे उपयुक्त जनप्रतिनिधि इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इस सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें विधानसभा पहुंचना है। खटीमा से उनको बड़ी हार नसीब हुई थी, लेकिन अब चंपावत की जनता ने उन्हें यहां पर अपना उम्मीदवार माना है। पार्टी की तरफ से वो अधिकृत प्रत्याशी यहां पर घोषित किए गए। उनके लिए पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट यहां पर छोड़ी थी और जो प्रचार देखने को मिल रहा है चंपावत की विधानसभा में, उसमें कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बड़ी उत्साहित वाली ये जीत कही जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से आप इंटरव्यू कर रहे हैं इतने सारे लोगों के, उन्होंने दावे और कहा इतिहास रचेंगे, ये औपचारिकता महज है। लेकिन जरा ये भी बताइए, कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे? स्टार प्रचारक कौन कौन पहुंचे थे? बिल्कुल, कांग्रेस की जो महिला प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी, जब उनके नाम का यहाँ पर ऐलान हुआ था तो उस समय लग रहा था कि एक महिला और स्थानीय उम्मीदवार का एक कह सकते हैं कि एक बड़ा कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिस रूप में वो प्रचार करने के लिए जाएंगे तो महिलाओं का उन्हें बड़ा साथ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे चुनाव प्रचार का समय यहाँ पर बीतता गया, कांग्रेस के बड़े आला नेता, ये कह सकते हैं कि प्रदेश पदाधिकारियों की जिम्मेदारी यहाँ पर तय की गई थी। खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चरण मेहरा यहाँ पर आए थे, उन्होंने प्रचार प्रसार यहाँ पर किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह यहाँ पर आए थे, उन्होंने प्रचार प्रसार यहाँ पर किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी पार्टी की जो प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी उनके लिए प्रचार प्रसार यहाँ पर किया था। लेकिन जिस प्रकार से ये प्रचार प्रसार का क्रम यहाँ पर जारी रहा, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि कांग्रेस सिर्फ अपने ही उन मतदाताओं को रिझाने तक ही सीमित हो पाई है जो पार्टी का कैडर वोट कहा जा सकता है। बाजार में या फिर जो गांव कस्बे दूसरी जो जगह है जहां पर कह सकते हैं कि ऐसा वोट बैंक रहता है जो सिर्फ अपने नेता को देखना चाहता है कि उनके दर तक वो नेता पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, वहां तक कांग्रेस अपनी पकड़ नहीं बना पाई है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अब डिबेट को शुरू करते हैं, हमारे नेता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और मैं सबसे पहले तो शुरुआत कांग्रेस से करना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े दावे बयान हम सुनते रहे हैं और अभी भी हमने सुने हैं। लेकिन मथुरा दत्त जोशी साहब, अब जब बीजेपी कह रही है कि चंपावत में धामी की आंधी है और विपक्ष धराशायी हो जाएगा, इस तरीके के बयान दे रही है, तो विपक्ष की बात की जाए, कांग्रेस की कहां खड़ी है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत है वहां पर? देखिए, ये तो समय बताएगा कौन कहां पर खड़ा है, क्योंकि अभी मतदान होने पर मेरे ख्याल से 48 घंटे से ज्यादा का समय बचा हुआ है, बस लगभग। और ठीक है, मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं। कभी भी इस तरीके के चुनाव हुए हैं तो अधिकांशतः वो चुनाव सत्ता पक्ष के पक्ष में गए हैं, सत्ता पक्ष ने ही इन चुनावों को जीता है। और जहां जहां मुख्यमंत्री लड़े हैं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति ने विधानसभा का चुनाव जीता है। चाहे नारायण तिवारी से ले लें इस राज्य में, चाहे खंडूरी जी को ले लें, हरीश रावत जी को ले लें, विजय बहुगुणा जी को ले लें। लेकिन मुझे लगता है भाजपा घमंड में बोल रही है। इनको याद होगा जब विजय बहुगुणा के खिलाफ प्रकाश पंत जी जैसा वरिष्ठ नेता इनका चुनाव लड़े थे तो 15,000 वोट में वो भी सिमट गए थे सितारगंज के चुनाव में। भाजपा को याद रखना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है, जहां तक अभी अभय कैंथुरा जी बोल रहे थे, कांग्रेस के नेताओं ने प्रचार किया, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेतागण वहां रहे। मैं स्वयं अभी
मैं चंपावत में, मैं 8 दिन का प्रोग्राम, 8 दिन हमने चंपावत में प्रचार प्रसार प्रबंधन तमाम काम हम लोगों ने भी देखे। जी। और अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही आश्वस्त थी मुख्यमंत्री के प्रति, तो इस बात का जवाब भी तो दे दें कि योगी जी को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, भाजपा घबराहट में है और भाजपा को बहुत बड़ा डर है भीतरघात होने का। और जो भारी और स्थानीय का भी मामला वहां पर जबरदस्त उठा है। महिला प्रत्याशी होने का भी फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उसका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कहेगी लोकतंत्र में भाजपा की आस्था नहीं है। भाजपा ने तो इतना बड़ा काम कर दिया कि हमारे कार्यालय तक बंद किए गए। बनवासा में कार्यालय खुलता है, दूसरे दिन वो कार्यालय बंद होता है, फिर दूसरे दिन में एक मकान और किराए पे लेते हैं, वो सरकारी नौकरी में होता है, उसको धमकाया जाता है कि तुझे धारचूला पटक देंगे तो इस कार्यालय को। तो इस तरह के कृत्य भाजपा ने वहां पर किए हैं। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह की हार खटीमा में हुई है, कहीं ऐसा न हो कि अप्रत्याशित रिजल्ट आए और मुख्यमंत्री जी उससे भी ज्यादा मतों से चंपावत का चुनाव ठीक है, हार जाए। तो कांग्रेस अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है सर कि कुछ ना कुछ खटीमा जैसा भी हो सकता है। चलिए ठीक है, अब बहुत देर से बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन साहब सुन रहे होंगे। भसीन साहब, सबसे पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या बीजेपी डरी हुई है? बड़े बड़े स्टार प्रचारक योगी वहां पर पहुंचे हैं, भीतरघात का आप लोगों को डर है, अगर अस्वस्थ है तो इन सब की जरूरत क्या थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने पहले दिन से ही पराजय स्वीकार कर ली और इसका प्रमाण ये है कि इनके सभी बड़े नेताओं ने चंपावत से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे हेमेश जी, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा था कि चुनाव में कांग्रेस हारने वाली है और मुख्यमंत्री श्री धामी जी भारी मतों से जीतने वाले हैं। तो पहले दिन से ही इनके द्वारा सरेंडर कर दिया गया था चुनाव। जैसे कि अभय जी ने भी बताया आपसे कि चुनाव जैसे आगे बढ़ा तो कांग्रेस की स्थिति और खराब हो गई और हालत ये रही है कांग्रेस की कि कांग्रेस की पार्टी लाइन को तोड़ करके चंपावत के जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी धामी जी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं। और अभी जो कुछ लोग गए भी हैं इनके प्रांत के नेता, वो केवल रस्म अदायगी के लिए गए हैं, क्योंकि ऊपर से इन पर दबाव पड़ा। पूर्ण रूप से ये लोग केवल एक दिखावे के लिए गए थे, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ पर धामी जी जीतने वाले हैं और शानदार तरीके से जीतने वाले हैं। जहाँ तक सवाल ये उठता है कि योगी जी क्यों आए, मैं पहला क्वेश्चन ये करता हूँ कि अगर कांग्रेस जरा से भी अपने को फाइट में महसूस करती थी तो जो उन्होंने 30 स्टार प्रचारक की सूची जारी करी थी जिसमें दिल्ली के नेता शामिल थे, तो कोई भी दिल्ली का नेता उसने झांकने की जहमत तक नहीं करी, क्योंकि उसको पता था कि मैं पराजित होने वाले हैं, तो काहे को अपने सिर पर कोई ठीकरा खुलवाया जाए। तो दिल्ली के नेताओं ने हथियार डाल दिए, टोटली हथियार डाल दिए। और आज भी स्थिति ये है। और मैं एक छोटा प्रकरण आपको बताऊंगा, हरीश रावत जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली कि मैं कांग्रेस के लोगों के घरों में जाऊंगा, उनसे संपर्क करूंगा, जो चिंतन शिविर में सोनिया जी ने कहा था। उनकी इस पोस्ट पर चंपावत के कांग्रेस के ही एक नेता ने कहा कि हरीश जी, आप व्यक्तिगत तौर पर आना चाहें तो आपका स्वागत है, लेकिन चुनाव के लिए मत आइएगा, क्योंकि चुनाव में हम धामी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। तो पूरी तरह से वहाँ का जो माहौल है, उत्सव का माहौल है। 31 तारीख जो कल हमारे सामने है, निश्चित तौर पर भारी मतदान होगा। और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, धामी जी अधिक से अधिक मतदान की अपील कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं जनता से, आप अधिक से अधिक मतदान कीजिए, इतिहास रचिए। और कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। जब आरोप व्यक्ति लगाना शुरू कर देता है, अनगल बयानबाजी शुरू कर देता है, तो सीधा सिद्ध हो जाता है कि वो कुंठित है, वो पराजय अंदर से महसूस कर रहा है। हाँ। इसी पराजय का जो प्रकटीकरण है उनकी भाषा में भी हमको दिखाई देता है। ठीक है, मथुरादत्त जोशी साहब, क्या जवाब है? देखिए, भसीन साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। मैं बहुत ज्यादा उनकी बात पर कभी कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन कभी कभी मुझे उनकी बातों में बड़ा अफसोस होता है। वो हम सब के भी मार्गदर्शक है। भसीन साहब से हम भी कभी कभी राय लेते हैं कि भाई इसमें हम क्या करें, लेकिन आज भसीन साहब जो बोल रहे हैं वो यथार्थ से हटकर बोल रहे हैं, सत्य से परे बोल रहे हैं। और जहाँ बात कह रहे हैं, वो जिस बात की अभी हरीश रावत जी का जिक्र किया, हरीश रावत जी चंपावत गए और निश्चित रूप से उन कार्यकर्ताओं के घरों में गए जो लोग परंपरागत रूप से कांग्रेस के थे और
बहुत एक्टिव नहीं थे, आज आप वर्तमान में एक्टिव है, ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसे लोगों के घरों में भी गए जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं। ये पूछने क्या हमसे खता, क्या इतना अधिकार भी किसी वरिष्ठ नेता को अपने कार्यकर्ता से पूछने का नहीं है? ये चुनाव छोड़ दीजिए, चुनाव उसके बाद भी हम जाएंगे। और जहां तक आपने सोशल मीडिया की पोस्ट का जिक्र किया है, ठीक है, कुछ लोगों ने कहा होगा। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मेरे मित्र हैं चंपावत के चेयरमैन नगर पालिका के, और जब वो भाजपा में जा रहे थे मैंने बहुत कोशिश की कि मत जाओ, लेकिन उन्होंने मुझे साफ तौर पर कहा, गुरुजी अगर मैं नहीं गया तो मेरी चेयरमैनी छिन जाएगी, मेरी मजबूरी है, मुझे जाने दीजिए, आपका जो आदेश होगा वो मैं मानूंगा। मुझे कहा, मैं उनके घर पर भी मिलने गया। तो ये राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती, लेकिन भाजपा ने, मैंने कहा, जो निम्न स्तर की राजनीति वहां पर की, लोकतंत्र के साथ विश्वासघात किया। आप विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ दें, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करें, और कार्यकर्ताओं का क्या पार्टी प्रत्याशी का कार्यालय न खुलने दें। अब आप खुद अंदाज लगा सकते हैं भाजपा घबराहट में है कि हम घबराहट में। मत्रोदत्त जोशी साहब, वो तो कह रहे परिपाटी आप लोग लिख रहे हैं हार की पहले से ही, तभी आप ये सब कुछ कह रहे हैं। नहीं, हम कोई परिपाटी नहीं लिख रहे हैं, हम तो जो यथार्थ है वो बता रहे हैं। आप बता दीजिए, जब भाजपा इतनी निम्न स्तर पर आएगी तो हार का डर भाजपा को था कि हमको है। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, ये बात तो चुनाव आयोग तक भी जा चुकी है, शिकायतें भी की गई हैं और ऐसे आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि चुनाव आयोग में भी शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग किसका है? चुनाव आयोग है किसका? किस तरीके से चुनाव आयोग काम करे? सरकारी मशीनरी किस तरीके से? हरीश रावत की आप शिकायत भी करते हैं मत्रोदत्त जोशी साहब, और विपक्ष भरोसा भी नहीं करता, ये कैसे चलेगा? देखिए, इनका कांग्रेस की स्थिति ये है कि जब ये पराजित होते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। जब पंजाब में जीते तो ईवीएम ठीक थी, राजस्थान में ईवीएम से ठीक जीते, छत्तीसगढ़ में ईवीएम ठीक थी, लेकिन बाकी राज्यों में जहां पर ये हारे और केंद्र के चुनाव में जब ये हारे लोकसभा के, तो ईवीएम खराब हो गई। अब स्थिति ये है, आयोग पर इनको विश्वास नहीं है, इनको निर्वाचन आयोग पर विश्वास छोड़िए, ये न्यायालय पर विश्वास भी नहीं करते हैं। तो जो इनके अनुकूल चलेगा उस पर ये कहेंगे ठीक है, और जो अपना काम करेगा सही तरीके से तो उसके ये कहेंगे कि गलत है। तो ये एक आक्षेप लगाने की जो राजनीति है, ये प्रारंभ से ही कांग्रेस को उत्तराखंड की बात मैं नहीं करता। यानी देवेंद्र साहब, आप ये कहना चाहते हैं कांग्रेस ने पसीना बहाया ही नहीं तो परिणाम कहाँ से मिलेगा? पसीना बहाने तो पहले दिन से दिखाई दे रहा था, कुछ होने वाला ही नहीं है। कि पहले दिन से सरेंडर किए बैठे थे, तो उन्होंने बिल्कुल 2 कदम चलने की कोशिश भी नहीं करी, बल्कि महिला की बात कर रहे थे मत्रोदत्त जोशी जी। तो मैं इनसे प्रश्न करना चाहूंगा अपने मित्र से, इससे पहले निर्मला जी याद क्यों नहीं आई? इससे पहले के चुनाव में आपको महिला शक्ति ध्यान में क्यों नहीं आई? तब तो आपको अपने दूसरे लोग न याद आते रहे, और जब बिल्कुल पराजय की स्थिति पैदा हो गई तो आप महिला कार्ड खेलना चाहते हैं। ठीक है मत्रोदत्त जी, ये सवाल तो आम लोग भी जानना चाहते हैं कि महिला शक्ति अभियान क्यों आई? इतने सारे कैंडिडेट आपके बड़े बड़े, उनको भी उतार सकते थे, एक जान फूंक सकते थे कांग्रेस में इस चुनाव को जीतने की, अगर पूरी भरसक कोशिश करते। और एक और सवाल साथ में मैं ये भी कर रही हूँ कि धामी देखिए, सीएम धामी जगह जगह जा रहे हैं, चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, लेकिन हरीश रावत अपने लिए जब चुनाव लड़े तब वो उन्होंने जाके चाय की दुकानों में बर्गर भी बनाए, टिक्की भी बनाई, एक अलग रूप उनका दिखा, वो यहाँ नहीं नजर आया। क्या मन से नहीं कर रहे थे ये सब कुछ प्रचार? इसका मतलब आप पे हरीश रावत जी की क्लिपिंग नहीं है। हरीश रावत जी ने चाय भी बनाई, हरीश रावत जी ने थैली से कड़ी चावल भी खाए, हरीश रावत जी ने जलेबी बनाकर भी वितरित की। तो वो तो अपने लिए ना, अपने लिए, अपने चुनाव के लिए वो हार गए। नहीं, अपने नहीं, चंपावत में भी किया है क्या सर? हाँ, चंपावत में भी किया, मैं बता तो रहा हूँ आपको, शायद आपको पूरी जानकारी नहीं मिली। हरीश रावत जी ने जलेबी तल के, जलेबी बनवा के भी लोगों को खिलवाई। आप कड़ी चावल एक थैली में, एक पुराने उनके मित्र थे, उनके दुकान में जाके कड़ी चावल का उन्होंने सेवन किया, भोजन किया। और उसके अलावा चाय बनाकर उन्होंने बांटी। उसके अलावा उन्होंने काफल, जो वहाँ चंपावत के मार्केट में काफल का बहुत बड़ा व्यापार होता है, और जो जहाँ जहाँ काफल बिक रहे थे वहाँ जाकर हरीश रावत जी ने वो काम किया। हरीश रावत जी घर घर गए, व्यक्तिगत भी किया, पब्लिक मीटिंग भी की। 4 दिन हरीश रावत जी वहाँ पर रही है। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है कि हमने काम नहीं किया या हमने पसीना नहीं बहाया। हमने काम भी किया, पसीना भी बहाया। तो अब क्या परिणाम होगा? परिणाम बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में होगा। और जिस तरीके की हार खटीमा हुई, आप देखिएगा। मैंने पहले बीजेपी तो कह रही जमानत जब्त हो जाएगी। अब ये तो समय बताएगा। मैं कह रहा हूँ, मैं बड़ी बात
हम भाजपा की तरह घमंड में बात नहीं करते। जमानत जब्त करने की बात वो से हम कॉन्फिडेंस लोग कह रही है। बिल्कुल, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से इस बात का कह रहा हूँ नहीं, आप कि बीजेपी को बोल भारतीय रहे हैं कि जनता वो पार्टी घमंड की- कर रही है, लेकिन बीजेपी उसे कॉन्फिडेंस कह रही है। मथुरादत्त जोशी साहब, ठीक है। अभय कैंथरा जी, जी। चंपावत से हर खबर हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं, जुड़े भी हुए हैं। अभय, जिस तरीके से कहा जा रहा है, मथुरादत्त जोशी कह रहे हैं कि हरदा ने भी पूरी कोशिश की, चाय की चुस्कियां भी ली, कड़ी चावल भी खाए, जलेबी बनाए। क्या माहौल रहा वहां पर? कहां कहां वो ऐसे गए जैसे अपने लिए उन्होंने जीत के लिए जतन किए? क्या कांग्रेस प्रत्याशी के लिए उतना जोर लगाया कांग्रेस के लीडर्स ने? देखिए रंजनी, अगर पूरे चंपावत विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो चंपावत विधानसभा का जो ज्यादातर जो मतदाता है वो आपके टनकपुर, बनबसा या चंपावत का जो शहरी जो क्षेत्र है वहां पर रहता है। और इन पूरे क्षेत्रों का अगर आप मुआयना यहाँ पर करते हैं, हमारी टीम ने जो पूरा मुआयना यहाँ पर किया, हम लोग वहां पर रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्टिंग हम लोगों ने किया, अभी भी हम यहाँ पर मौजूद है। तो हमें कांग्रेस का वो प्रचार नजर नहीं आया जो 2022 के फरवरी का जो मार्च का जो विधानसभा चुनाव था, जब उस समय देखने को मिला था। वो चीजें हमें यहाँ पर नदारद देखने को मिली है। कांग्रेस के वो तमाम बड़े नेता जिन्हें इस वक्त यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि ये अमावस्या की रात यहाँ पर कही जा सकती है राजनीति के लिए, क्योंकि मतदान से एक दो दिन पहले का जो समय होता है ये बड़ा शेड्यूल टाइट करने वाला समय यहाँ पर होता है। ऐसे में मतदाताओं के बीच पहुंचकर अपनी बात उनका पहुंचाना, उन तक अपनी बात को रखना और उन्हें अपने पक्ष में लामबंद करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पूरा प्रचार प्रसार अलग होता है लेकिन लास्ट के 48 घंटे बड़े महत्वपूर्ण यहाँ पर होते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस यहाँ पर उन चीजों पर देखने में असफल यहाँ पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस का हर वो नेता कह सकते हैं कि जो पहले पूर्व में बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहा था, जनता को अपने पक्ष में लामबंद करने की बात वो कर रहा था, वो सिर्फ यहाँ पर आया, कुछ दिन अपने चुनाव प्रचार के उन्होंने यहाँ पर बिताया और उसके बाद वापस चले गए। इस समय कह सकते हैं कि जो चंपावत की जनता चाहती थी कि उनकी जो महिला प्रत्याशी विपक्ष की तरफ से जो खड़ी हुई है उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता होते तो शायद उनका सोच सकते थे। अब बीजेपी कह भी रही है कि रस्म अदायगी कर रही है विपक्ष और कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, अब मजीन साहब ऐतिहासिक जीत की बात कर रहे हैं, तो ये जीत कौन सी होगी? 1985 वाली होगी, नारायण दत्त तिवारी के 48,808 वोटों वाली होगी, सबसे बड़ी जीत होगी? या खटीमा की कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे 42,000 से ज्यादा वोटों, वो जीत होगी? या 1996 की देहरादून की 40,733 वोटों की भाजपा के हरवंश कपूर चुनाव जीते थे, वो जीत होगी? कौन सी जीत होगी ये ऐतिहासिक? और जिसका परिणाम 3 जून को हमारे सामने आएगा। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक विजय रहने वाली है और इतिहास में याद रखी जाएगी। और हमारे प्रत्याशी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इतिहास की रचना करके वहां से विजय योग करके आने वाले हैं। हमारे मित्र कांग्रेस के जो मर्जी बात कहते रहे, लेकिन मन से उनको भी पता कि स्थितियां क्या हैं। और अगर आप उनके पूरे वक्तव्यों को देखेंगे तो उन्होंने शुरू में दबी जबान में इस बात को मान ही लिया था कि मुख्यमंत्री जीतते ही हैं, वो खुद ही मान रहे थे इस बात को। तो ऐसे में ठीक है, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, मैं इसके लिए उनकी सराहना भी करूंगा, अपना काम वो कर रहे हैं। लेकिन धरातल की सच्चाई वही है। और मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा कि एक बहुत बड़े साहित्यकार जो मेरे मित्र हैं वो वहां से लौट करके आए, उन्होंने मुझसे बताया कि वहाँ जो एक उत्सव का माहौल है और वो माहौल जो है धामी जी के पक्ष का है, भाजपा के पक्ष का है, कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। और यही बात अभी भी वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये भूलना नहीं चाहिए कि खटीमा में हार मिली है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन मैंने आपसे जिक्र ये भी किया कि खटीमा में हारने का एक बड़ा कारण ये था कि मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेश का दौरा करना था, वक्त नहीं दिया उन्होंने, नहीं दे पाए वो, और उन्हीं के नाम पर हम जीते भी। और हमने जनता से वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद भाजपा धामी जी को मुख्यमंत्री बनाएगी और हमने वादा पूरा किया, धामी जी मुख्यमंत्री बने। अब जो हमारा विकास का जो हमारा रोड मैप है उसको पूरा करने के लिए धामी जी चंपावत से जीत करके आएंगे, चंपावत का विकास भी होगा और पूरे प्रदेश का विकास भी। तो 3 तारीख का इंतजार करना होगा परिणाम के लिए, लेकिन कल जनता जनार्दन को ये तय करना है कि आखिर उन्हें मुख्यमंत्री चुनना है, विधायक चुनना है। लेकिन मेरा आपसे वही सवाल, ये ऐतिहासिक जीत जो आप कह रहे हैं, कितने वोटों से? जो हमने आपको 3 रिकॉर्ड भी बता दिए पुराने। देखिए 40,000 से ऊपर जाने वाला स्थिति है और कुल मिलाकर के जो संख्या है वो कल के मतदान की संख्या पर निर्भर करती है। लेकिन हमारा मोटा मोटा आंकलन ये है कि हम 40,000 से अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। ठीक है, अब है वहां पर जनता से आपने बात की होगी, जनता जनार्दन तैयार है कल के लिए? क्योंकि कल का ये उपचुनाव जरूर है लेकिन सीएम का चुनाव है ये।
देखिए रजनी, चंपावत विधानसभा के जो जी। मतदाता हैं उन्होंने अब तक 5 आम चुनाव यहाँ पर देखे जी। हैं और इन 5 आम चुनावों में हर बार मत प्रतिशत बढ़ा हुआ नजर आता है। ये कह सकते हैं कि जो पिछला जो सबसे नजदीक जो विधानसभा चुनाव रहा है फरवरी मार्च में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें जो परिणाम आया था वो भी 65 से ज्यादा का परिणाम यहाँ पर मतदाताओं का रहा था। यानी इस बार उम्मीद ये कर सकते हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने प्रचार प्रसार यहाँ पर किया है, बीजेपी हर घर तक अपने पन्ना प्रमुखों के जरिए उन मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश में जुटी हुई रही, तो उसमें इस बार उम्मीद ये कर सकते हैं कि 70% मतदान यहाँ पर इस उपचुनाव में होगा और ये बड़ी जीत की ओर इशारा करता है बीजेपी के लिए, बीजेपी के प्रत्याशी की ओर बड़ी जीत की ओर इशारा करता है कि उनके प्रत्याशी यहाँ पर बड़े मार्जिन से जीतने यहाँ पर दावा कर सकते हैं। और जनता से जो बातचीत हमने की उस अभी तक ये कह सकते हैं कि 50,000 से ज्यादा की जीत जनता मुख्यमंत्री के लिए मानकर यहाँ पर चल रही है कि अगर 70% मतदान होता है तो फिर चंपावत की जनता 50,000 से ज्यादा वोटों से मुख्यमंत्री को जिताने का काम यहाँ पर कर सकते हैं। ये जनता जनार्दन है, कल अपने मत का प्रयोग करेगी और 3 जून को सभी परिणाम हमारे सामने उपस्थित हो पाएंगे। बिल्कुल, आखिर कौन होगा सरताज चंपावत का, इसका इंतजार करिए और मतदान करना होगा चंपावत के लोगों को। अब शुक्रिया मथुरा दत्त जोशी साहब, आपका शुक्रिया। देवेंद्र भसीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए। तो इशारे यही हो रहे हैं, वहां का जो माहौल ही ये कहता है कि धामी का धमाल तय। अब इंतजार करिए, जनता जनार्दन के आगे सब दावे फेल होते हैं। बहरहाल खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस, बाकी खबरों के लिए।